ओके देखिए गलती से वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अब यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए 3/4 के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 4x माइनस 2 है, तो आप यहाँ पे 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 कर लेंगे। ओके, और यहाँ इंटीग्रेशन को अंदर कर दीजिए, यहाँ पे dx कर दीजिए, और प्लस कितना हो गया, यहाँ पे प्लस आपका 10/3 है, 10/3 है डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 का dx है। चलिए ओके, ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट आपने अलग अलग पार्ट पे कर लिया है। अब देखिए ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट अभी आपको एक चीज़ और हो सकती है कि आप यहाँ पर 3/4 को आप अंदर इसको कर दो। अब ध्यान से देखो, ये जो है, ये जो क्या है आपका, ये है t। ओके, और अगर ये t लोगे तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपका दिख रहा है, ये इसके साथ में dx, ये क्या आपके पास में बन जाएगा, ये आपके पास में dt बन जाएगा। ओके, बिकॉज इसको आप यदि t ले लोगे तो ये dt बन जाएगा। तो मैं यदि इसको ब्रेक करके लिख दूं तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स टू, मैं 3/4 को भी अंदर फोड़ देता हूँ, तो मैं 3/4 को यदि अंदर फोड़ दूंगा तो i इज इक्वल टू 3/4, नीचे मेरे पास बन चुका है t और ऊपर कितना बन चुका है dt, और प्लस में 3/4 को अंदर लेके आ चुका हूँ, तो 3/4 यहाँ अंदर आ चुका है। 10/3 को मैंने माइनस ले लिया, 10/3 मैंने बाहर ले लिया है, 10/3 बाहर आ चुका है, और ब्रैकेट के अंदर केवल कितना मेरे पास बचा है, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचा है ऊपर dx है, और नीचे मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3। बहुत बढ़िया। अब देखो 3 से 3 आप कैंसिल कर दो, ठीक है ना, और ये आपके पास में बन चुका है i इज इक्वल टू 3/4 लॉग ऑफ t, ठीक है ना, लॉग मॉड t, और प्लस कितना है 10/4, तो काटाकुटी कर दो, 10 को 5 से और यहाँ से 2, तो यहाँ पर 10 की जगह कितना आएगा, यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा 5/2, और इंटीग्रेशन में आपके पास आ जाएगा dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सबसे पहले आपको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बना करके इसको हल करना पड़ेगा। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो लगाएंगे, चलिए लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो i इज इक्वल टू 3/4 लॉग ऑफ t, जो फंक्शन है वो क्या था, ये था नीचे वाला फंक्शन। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये आप उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है, 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, ये वाला पार्ट हो चुका है, और प्लस अब देखो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 5/4 हो गया, और यहाँ से dx हो गया। अगर आपने 2 कॉमन लिया तो कितना छोड़ेगा, ये x स्क्वायर, ये माइनस का x और प्लस का कितना 3/2 हो जाएगा। अब आपकी पूरी की पूरी मेहनत इसको पूर्ण वर्ग बनाने में है। ओके, ये जो आपके पास में है पूर्ण वर्ग बनाने में है, तो i इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला पार्ट जो है ये तो एज इट इज रहेगा, तो हमको केवल इसको ध्यान देना है, तो 5/4। ओके, dx के साथ मैं कैसे करूँगा, अब इस चीज़ को देखो, ये x स्क्वायर है, ये बन गया a का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, तो आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो बनता है वो क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे माइनस वाली बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये जो माइनस बैठा है ना, इसकी वजह से, इस माइनस की वजह से ये माइनस का होल स्क्वायर बनने जा रहा है। तो आओ बनाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो आपको 2 कहीं नहीं है, तो 2 का आप खुद से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 का आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यस, तो 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का आपने डिवाइड कर दिया, 2 हो गया। एक ही जगह खुद बैठा है x, एक ही जगह खुद बैठा है क्या, x। तो अब देखिए, अब आपके पास बन चुका है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह है x, और b की जगह पता चल चुका है, b की जगह कितना है 1/2। अब हमें क्या चाहिए है, b का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हमने खुद से ऐड कर दिया, और मैथ्स कहती है कि जो खुद से ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट भी करो, तो हमको 1/4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो प्लस 3/2 ये वाला, और जो ऐड किया था वो माइनस का 1/4। आप इसको ऐसे समझ लो कि ये 1/4 है और ये माइनस का 1/4 है, तो ये ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया, ये मैंने दोनों लिख दिए हैं। अब देखिए क्या होने वाला है, अब इसके बाद में i इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट एज इट इज रहने दीजिए, प्लस देखो 5/4 इंटीग्रेशन में dx के अपॉन में यहाँ से लेकर के
यहाँ तक ये क्या बन गया है, ये बन गया है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन चुका है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अब देखो 3/2 माइनस 1/4 है, तो इसको सिंपल अच्छे से सॉल्व कर लो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 3/2 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लोगे 2 और 4 का कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ 2 गया तो इधर 6 हो गया और इधर पे कितना 1, तो बच्चों ये बन गया कितना 5/4। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 5/4। अगर मैं 5/4 को लिखना चाहूँ तो मैं इसे √5/2 का क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास √5/2 का होल स्क्वायर। ओके, √5/2 का होल स्क्वायर। अब देखो अब क्या करना है। ओके अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है dx/x² प्लस a स्क्वायर का, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो मैं केवल इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 5/4 1/a, a कितना है √5/2, तो 1/a है, √5/2 को रेसिप्रोकल कर दोगे 1/√5/2, तो क्या हो जाएगा 2 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट पहले ही चल रहा है, इसको मैंने कुछ नहीं किया डिस्टर्ब। 5/4 इंटू 1/a मतलब 2/√5। ओके, tan इनवर्स x/a, देखो tan इनवर्स x/a, x की जगह पूरा कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, तो आपका x का काम पूरा ये करेगा। ओके, 1/a tan इनवर्स x/a। अच्छा, इसके लिए बेटर तरीका ये होता है कि इसको आप t मान लो, ये वो भी होता है, वो भी कर सकते हो आप, बट अब मैंने माना नहीं है क्योंकि कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, या यदि बेसिकली बात करूँ तो मानना चाहिए, है ना। तो मैं एक बार चलो मान लेता हूँ और उसी से मैं करवा देता हूँ इसको टी मान करके, या यू मान लो क्योंकि टी आप ऑलरेडी मान चुके हो, थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार डायरेक्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा वैसे भी करके। तो 5/4 के बाद मैंने क्या किया था 1/a, तो ये हो गया था कितना 2/√5 tan इनवर्स x/a। x की जगह कौन बैठा है, x माइनस 1/2 अपॉन √5/2। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 5/2√5, ऊपर क्योंकि 5 है नीचे 2√5 है, एंड tan इनवर्स देखो कितना बचेगा, ये 2 इंटू एक्स है, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस 1/√5। ये वाला पार्ट आ चुका है और ये वाला पार्ट आप एज इट इज़ पुट कर दो। ओके, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको आप एज इट इज़ पुट कर दो तो भी इससे आ जाएगा ये, यस। ओके, तो ये वाला पार्ट आप पुट कर देंगे, तो ये पार्ट कितना था मैं लिख देता हूँ एक बार इसको, ये कितना था 3/4, या इसको एक काम करो I1 ही रहने दो, इसको I1 ही रहने दो, I1 प्लस, ठीक है ना, ये प्लस है I1 प्लस दिस, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब मैं यदि इसको पूरा लिखना चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए इसको आंसर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यदि इसका आंसर लिखूँगा तो आंसर कितना बनेगा, देखो सबसे पहला पार्ट कितना आया है I1 वाला पार्ट यहाँ थे, ये है। सो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4 ओके, लॉग ऑफ, और ब्रैकेट में मॉड के अंदर 2x² माइनस का 2x प्लस 3, ये हो गया। फिर इसके बाद में प्लस 5/2√5 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√5, tan इनवर्स 2x माइनस 1/√5। तो ये आपका फाइनली आंसर इसका बन जाएगा, इस इंटीग्रेशन का ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, अब करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि इतने पार्ट को आप जो है ना, इतने वाले पार्ट को आप जो है वो मतलब कि इतने वाले पार्ट को आप जो है अलग से टी लेकर के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि क्रॉप कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज में ले जा करके इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ओके देखिए, तो क्या पार्ट मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। मैं आपको ये वाला जो पार्ट है dx/x माइनस 1/2 प्लस √5/2, ठीक है ना। तो इसको देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। dx/x माइनस 1/2 क्या इंटीग्रेशन में आपके पास है dx, ओके, x माइनस 1/2 प्लस
अंडर रूट ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो मैंने बोला है कि इसको आप सबसे पहले आप u सपोज कर लीजिए। तो x माइनस 1/2 को आप क्या ले लीजिए, u सपोज कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, du बाई dx। ये हो गया कितना, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 और 1/2 का कितना हो गया 0। तो dx इक्वल टू कितना हो गया, du हो गया। मतलब जहाँ पर आपके पास में dx है वहाँ पे आप क्या सपोज कर सकते हो, वहाँ पे आप du पुट कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर आपने dx की जगह क्या पुट कर दिया, du पुट कर दिया। x माइनस 1/2 आपका क्या है, u है, तो ये बन गया u, है ना। एक सेकेंड में चेक कर लूँ u का स्क्वायर था कि नहीं था। यस स्क्वायर था, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला 1/a। आप वैसे फॉर्मूला जानते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो यही फॉर्मूला मैंने लगाया था पीछे भी। तो 1/√5/2 ओके tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह फिलहाल कौन है, u बैठा है, अपॉन a तो √5/2। ठीक है चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√5 tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा 2u अपॉन कितना हो गया √5। अब वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए u की। सो 2√5 ये हो गया कितना, tan इनवर्स 2u मीन्स कितना हो जाएगा 2 और u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u कितना है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 अपॉन √5 है, डन। सो इट विल बी 2/√5 tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो गया 2x माइनस 1 अपॉन कितना हो गया √5। तो ये इसका जो सेकेंड पार्ट आ रहा था 2/√5 वाला, ये चेक कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग, वही है। ये देखिए 2/√5 tan इनवर्स x माइनस 1/2 जिसको मैंने सॉल्व कर दिया था, तो 2x माइनस 1/√5 आ रहा था। यहाँ भी देख लीजिए 2x माइनस 1/√5। मतलब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर इंटीग्रेशन डिपेंड करता है बच्चों की, आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, बट मैं ज़रूर कहूँगा जैसा मैंने फॉर्मेट नंबर 1 बताया था, कभी भी आपके पास x के साथ प्लस या माइनस कुछ भी दिख जाए तो वहाँ पर आपको इसको t लेके ही करना पड़ता है। इसके लिए मैंने फॉर्मेट नंबर 1 पढ़ाया था कि कहीं पर भी आपको फंक्शन f ऑफ ax प्लस माइनस b, मतलब x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो या उसके साथ कुछ ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो जो अंदर होता है x का टर्म उसको क्या सपोज कर लो, उसको आप t सपोज कर लो। ये मैंने बताया था। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओके अगला क्वेश्चन जो है आपके पेपर में दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर में आपका, ये पहले मैं बता दूं आपको क्वेश्चन पेपर कौन सा चल रहा है, सेट बी चल रहा है, ये मैं सेट बी करा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 की तरफ आपको लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का मैं पार्ट बी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट बी, मतलब कि और वाला हिस्सा करा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बिंदु 1 2 4 से जाने वाली और दो रेखाएं दी गई हैं, उस पर लंबवत रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए आपके पास में एक ऐसा, पहले क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन क्या है, बिंदु 1 2 1 2 -4 से जाने वाली और दो लाइंस, कौन कौन सी लाइंस दी गई हैं आपको, 2 लाइंस आपको, लाइंस यानी कि रेखा दी गई हैं, कौन कौन सी देखी गई हैं। तो किससे जा रहा है, 0.12 -4 से कोई लाइन जा रही है, और जो आपके पास लाइन दी गई है वो क्या दी गई है, x माइनस 8/3 इक्वल टू y प्लस 19/-16 इक्वल टू z माइनस 10/7। ओके ये पहली लाइन दी गई है। और दूसरी लाइन दी गई आपको x माइनस 15/3 इक्वल टू y माइनस 29/8 इक्वल्स टू z माइनस 5/-5। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों पर इन दोनों पर कोई लंबवत रेखा है, इन दोनों पर लंबवत
रेखा का समीकरण ज्ञात करो। मैंने क्वेश्चन पूरा इसलिए लिखा फुल बोर्ड पे कि आप इसको गहराई समझ सके, क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। क्या कह रहा है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा है, बिंदु 1 to -4 से जाने वाली रेखा है और ये दो रेखाओं पर लंबवत है। तो ऐसा कुछ समझ लो, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। मान लो ये आपके पास में बिंदु है, ओके, बिंदु क्या है 1 to -4 और ये इससे जाने वाली रेखा है और ये जो रेखा है ये दो रेखाओं पर लंबवत है। ओके, किन पर लंबवत है, पहला जो है ये जो रेखा है ये इस पर लंबवत है आपके सामने फर्स्ट लाइन पर, लाइन नंबर फर्स्ट ये जो दे रखी है इस पर लंबवत है और ये लाइन नंबर सेकंड पर लंबवत है। तो आपको बताना है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। जी हाँ, आपको इस रेखा का, जो लंबवत रेखा जा रही है, आपको इस लंबवत रेखा का समीकरण पूछा गया है कि इस लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। यस, देखिए तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसका डायग्राम सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि आपके पास में एक बिंदु, आपके पास में कोई स्पेस में दिया गया है। ये देख लीजिए, ये बिंदु है, ये बिंदु आपके पास में दिया गया है, इसको क्या नाम है इसका 1 to -4, 1, 2, -4 और ये जा रही है, इससे जाने वाली एक रेखा है और ये रेखा दो अलग अलग रेखाओं पर लंबवत है। जो पहली रेखा जिस पर ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उस पहली रेखा का समीकरण मैं लिख देता हूँ। पहली रेखा का समीकरण है x - 8/3 इक्वल्स टू y + 19/-16 इक्वल टू, सॉरी ओ भाई, हाँ, तो y + 19/-16 इक्वल टू z - 10 कितना 7। यस, ये पहली रेखा है जिस पर ये लंबवत है। अब दूसरी जो रेखा है वो कितनी दी गई है, x - 15/3 इक्वल टू y - 29/8 इक्वल्स टू z - 5/-5। कभी भी क्वेश्चन आए बोर्ड में उसको चेक जरूर करिए एक बार। 10% बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन गलत लिख के आते हैं। ओके, सबसे पहले मैं पॉइंट चेक करता हूँ। 1 to -4 जो रेखाओं का समीकरण है x - 8/3 y + 19/-16 z - 10/7 और दूसरी रेखा का समीकरण दिया है x - 15/3 y - 29/8 इक्वल टू z - 5/-5। बिल्कुल सही है। अब कह रहा है आपको इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, ये जो रेखा है ना, ये क्या है, ये लंबवत है। ये आपके पास में जो रेखा है, ये आपके पास में क्या है, ये लंबवत है, ठीक है ना। तो आपको इस रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो रेखा आपको पता नहीं है उसका समीकरण आप मान लीजिए। ओके, तो ये देखिए, ये जो रेखा है, ये रेखा का समीकरण आप मान लीजिए। कैसे मान लेंगे, देखिए किससे जा रही है, आपके पास में रेखा का समीकरण क्या होता है, एक बिंदु रूप। ओके, रेखा का एक बिंदु रूप 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, x - x1/a y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। ये क्या होता है, ये एक रेखा का समीकरण होता है जो कि बिंदु x1 y1 z1 से होके जाती है और जिसके दिक अनुपात क्या हुआ करते हैं, जिसके जो दिक अनुपात होते हैं वो होते हैं a, b और c। सॉरी, यहाँ पे वेक्टर लगा दिया मैंने गलती से। तो जिसके दिक अनुपात क्या होते हैं, a, b और c। तो यहाँ पे भी मैं रेखा मान लेता हूँ, किस बिंदु से जा रही, देखिए 1 से, तो x - 1 दिक अनुपात कितना मान लीजिए इसका a इक्वल टू y - 2 दिक अनुपात कितना मान लीजिए b इक्वल टू z + 4 और इसका दिक अनुपात कितना मान लीजिए आप c मान लीजिए, ठीक है ना। ये आपके पास में रेखा है, x - 1/a इक्वल टू y - 2/b इक्वल टू z + 4/c। ये रेखा हो गई है। z + 4 मैंने किया क्यों, क्योंकि देखिए बिंदु -4 था, तो आपके पास में x - 1 y - 2 z -4 हो जाएगा, तो z + 4 हो जाएगा। ये आपके पास बन गई रेखा। और a b c क्या है, इस रेखा के दिक अनुपात हैं। a b c जो हैं ये इस रेखा के आपके क्या हैं, दिक अनुपात हैं। बहुत बढ़िया। तो अब कैसे करना है, देखो ध्यान से। अब ये देखो कि ये जो रेखा है, इस रेखा की, ये जो आपके पास दूसरी वाली रेखा जा रही है, ये वाली, ओके, इस रेखा के आपके पास दिक अनुपात कितने दिए गए हैं, इसके दिक अनुपात दिए गए हैं 3 - 16 और कितना 7।
ओके। और ये देखो इस वाले के जो अपनी रेखा आ रही है इसके दिक् अनुपात कितने हैं, इसके दिक् अनुपात हैं ए बी और सी। आपको पता है कि दो रेखाएं अगर लंबवत होती हैं तो कंडीशन क्या बनती है दिक् अनुपात के लिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर क्या हुआ करता है, 0 हुआ करता है। ठीक ना, आपने पढ़ा है ना। किसकी शर्त है ये, लंबवत होने की शर्त है। तो लंबवत होने की जो शर्त हुआ करती है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वो शर्त लगेगी। अब देखिए ये दिक् अनुपात कितना है, इसका है 3 - 16 7। तो लंबवत होने की शर्त मैं थोड़ी सी यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक रेखा है जिसके दिक् अनुपात है A1 B1 और C1, ठीक है ना, और ये दूसरी रेखा है जिसके दिक् अनुपात है A2 B2 C2। तो आपकी कंडीशन क्या होती है लंबवत होने की, लंबवत होने की शर्त होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना, 0। ये मैंने पढ़ा रखी है आपको, कब पढ़ाई थी, 3D में पढ़ाई थी, त्रिविमीय ज्यामिति में। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, देखिए इसका दिक् अनुपात है ABC, तो 3 के साथ कौन गुणा होगा, A हो जाएगा। तो पहली कंडीशन बनेगी 3A। दूसरा -16 के साथ कौन गुणा हो जाएगा, B, तो माइनस का 16B। और फिर कौन है भाई साहब, 7 है C के साथ, तो प्लस का 7C बराबर कितना, 0। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 ले लो। क्यों ले लो 2, क्योंकि जो पहला इक्वेशन आपने ले रखा है इसको लेना पड़ेगा आपको, पहला इक्वेशन, मुख्य इक्वेशन ये आपका पहला वाला है ना। चलिए पहली कंडीशन हो गई है। अब दूसरा देखिए, ये जो रेखा है ये तो बिल्कुल सीधी की सीधी यही जा रही है। इस रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं, यही है ABC। और ये जो दूसरी रेखा है आपके पास में, इक्वेशन नंबर 2, ये जो रेखा है फिर से क्या है, ये रेखा देखिए लंबवत है ना। तो फिर से कंडीशन, इसके दिक् अनुपात कितने बन रहे हैं, देखिए इसके दिक् अनुपात, सॉरी ये रेखा नहीं है, ये तो हमारी रेखा है, इसके दिक् अनुपात, चलो कोई बात नहीं यहाँ लिख दिया है। तो हमारी रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं, ABC। और यहाँ पर जो रेखा दिख रही है ये वाली जिस पर हमारी रेखा लंबवत है, इसके दिक् अनुपात कितने हैं, इसके दिक् अनुपात हैं 3 8 और -5। तो यदि फिर से इसमें आप लंबवत होने की शर्त लगाएंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, A का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3A। फिर B का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 8 के साथ, प्लस 8B, ओके। और फिर लास्ट में कौन है, C किसके साथ हो जाएगा, माइनस का 5C इक्वल टू कितना, 0। समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 को आपको सॉल्व करना है और कुल मिलाकर के आपको किसकी वैल्यू चाहिए है, A B और C की। तो 2 और 3 को हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। ओके, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर देखो इसको हल कैसे करते हो आप। इसको हल करने के लिए आपको वज्र गुणनखंड विधि का उपयोग करना पड़ता है ना। इसमें क्या है आपके पास में, इसमें आपके पास हैं चर हैं 3 A B C और समीकरण कितने हैं 2। तो जब भी चर 3 हो और समीकरण 2 हो तो आपको वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है, आपने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा। देखिए तो सबसे पहले पहला इक्वेशन लिख लीजिए 3A, ओके, माइनस का 16B और प्लस का 7C इक्वल टू 0, ओके। ये पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन था। और तीसरा है एक बार 3A, ओके। कमाल की बात है, दोनों के दिक् अनुपात 3 है, यहाँ भी 3 है ना, तो चेक करना जरूरी होता है। 3A प्लस 8B, प्लस का कितना है 8B और प्लस का कितना है भाई साहब आपके पास में, माइनस का 5C है, प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है माइनस का 5C, ओके। माइनस का 5C इक्वल टू कितना है, 0 है। चलिए अब कैसे हल करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए A, यहाँ पे लिख लीजिए B और यहाँ पे लिख लीजिए C और गुणांक लगाइए। पहला साइन चिन्ह लगाइए, गुणांक नहीं, पहला चिन्ह है प्लस, दूसरा है माइनस, तीसरा है प्लस। ये चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। ABC के चिन्ह इस तरीके से चलते हैं। गुणनखंड विधि में आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में। ऑल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में चिन्ह चला करते हैं, पहला प्लस आता है, दूसरा माइनस आता है, तीसरा फिर से प्लस आता है। अब आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए -16 इंटू -5 कितना हो गया भाई साहब, देखिए ये हो गया अपने पास में प्लस का 80, ओके। -16 है, -5 है। अगर आपको थोड़ी सी बेचैनी हो रही हो तो आप एक काम करिए, पूरे इनके गुणांक आप लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे पहले का गुणांक कितना है 3 है, दूसरे का भी 3 है, फिर यहाँ पे कितना है -16 है, यहाँ पे कितना है अपने पास में B है 8 है और यहाँ पे कितना है 7 है और यहाँ पे कितना है -5 है। ये A के लिए है, ये B के लिए है, ये C के लिए है। अब A के लिए आप छोड़ दीजिए ये वाले रो को और ये वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, है ना। तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए 16 इंटू -5 कितना हो गया, -16 -5 प्लस का 80 और माइनस का 8 गुणे 7 कितना हो गया 56, 56।
चलो अब दूसरा देखो, बी वाले को लीव कर दो आप, ये वाले को छोड़ दो, तो ये इसके साथ जाएगा, तो 3 गुणे -5 कितना हो गया, -15, और 3 गुणे -7 कितना हो गया, -21। फिर आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, 3 का 8 के साथ हो जाएगा, तो 3 गुणे 8 कितना हो गया, 24, और 16 गुणे 3 हो गया 48, और माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 16 का 5 के साथ 80 हो गया है, 16 पंजे 80, ठीक है ना, और 8 गुणे 7 हो गया 56, फिर माइनस का बी लग गया है, 3 गुणे 5 माइनस का 15 हो गया है, और 3 गुणे 7 माइनस का 21, बिल्कुल सही है। और इधर देखिए लास्ट में 3 और 8 24, और माइनस माइनस प्लस 48, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ए के नीचे देखिए, 80 में से 56 माइनस कीजिए, 10 में से 6 गए 4, ये बन गया 4, हाँ ये बन गया 7, 7 में से 5 गए 2, इक्वल टू माइनस का बी, और माइनस माइनस 5 और 1 6 ऐड हो गए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, ये भी माइनस का, इक्वल टू 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, और के लगा दीजिए, क्योंकि अनुपात में आ रहा है आंसर, के लगा देंगे। तो अब कुछ कैंसिल कर दीजिए, तो 12 से कट रहा है, तो 12 से कितने बार, 2 बार, ना 2 से कट रहा है, तो 2 से 12 बार है, और 2 से कितने बार है ये, माइनस का 13 बार, ओके, और 2 से कितने बार है ये, 2 से 36 बार, और तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ से देखिए माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल भी कर दिया आपने, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास में, a इक्वल टू कितना हो गया, देखिए a इक्वल टू हो जाएगा 12 के, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 के, है ना, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, c इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 36 के, ठीक है, c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 36 के, यस। तो a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारा इक्वेशन तैयार है वैल्यू लेने के लिए। ये हमारा मेन इक्वेशन था जिस पे हमको वैल्यू डालनी है ए बी सी की, तो वैल्यू मैं डाल देता हूँ ए बी सी की। तो देखिए क्या आएगा इक्वेशन, x माइनस 1/12 के इक्वल टू y माइनस 2/13 के इक्वल टू z माइनस माइनस नहीं है z प्लस 4/36 के कॉमन लेके कैंसिल हो गए हैं। फाइनली आपके पास समीकरण जो आ चुका है ये बच जाएगा, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। क्या बना आंसर आपके पास, x माइनस 1/12 इक्वल टू y माइनस 2/13 इक्वल टू z प्लस 4 बटे कितना 36। तो ये जो है आपके पास में समीकरण बन चुका है, x माइनस 1/12 इक्वल टू y माइनस 2/13 इक्वल टू z माइनस z प्लस 4/36। तो ये हो चुका है इस समस्या का हल। नोट कर लीजिए इसको बड़े प्यार के साथ, बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। करना क्या था, सबसे पहले देख लो सीरियली, एक तरीके से आपको रेखा दी गई थी, उसके बिंदु दे दिए गए थे, तो बिंदु के दिक् अनुपात नहीं दिए गए थे रेखा के, तो आपने क्या मान लिए ए बी सी। फिर ये इसके लंबवत था, तो इसके लंबवत मैंने यहाँ से बना दी, शर्त बना दी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 से। फिर यही रेखा दूसरे के लंबवत थी, तो दूसरे के दिक् अनुपातों को लेकर के दूसरी शर्त बना दी मैंने ये वाली, और दूसरी की शर्त बनाने के बाद फिर मैंने इन दोनों इक्वेशनों को वज्र गुणनखंड विधि से हल कर दिया, गुणनखंड विधि से। और फिर इसके बाद ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, 12 के 13 के 36 के वैल्यू पुट कर दी, आपके पास में आंसर आ चुका है। नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगले सवाल के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा अगला, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो कंसेप्ट क्या, देखिए कंसेप्ट है दो असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो कंसेप्ट हेडिंग डाल लीजिए, दो असमतलीय। तो चलिए असमतलीय रेखाओं की बात बाद में कर लेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। रेखाएं कहाँ पर, त्रिविम में, त्रिविम में मतलब 3D में रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो 3D में रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं ये जानेंगे। तो 3D में रेखाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 3D में रेखाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं 3D में रेखाएं जो एक ही समतल में लाई करती हैं, उनको हम बोलते हैं समतलीय रेखाएं, ठीक है। एक होती हैं समतलीय रेखाएं और दूसरी होती हैं असमतलीय रेखाएं, असमतलीय रेखाएं, ठीक है ना। इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू लाइन, इनको इंग्लिश में स्क्यू लाइन्स बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं नॉन कोप्लेनर लाइन, नॉन कोप्लेनर लाइन्स, जी हाँ।
तो अब देखिए जो समतलीय रेखाएं हैं, समतलीय मतलब एक समतल में लाई करने वाली रेखाएं, तो एक समतल में लाई करने वाली रेखाएं, एक ही समतल में रहने वाली रेखाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। या तो वो प्रतिच्छेदी होंगी, या तो वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। जैसे मान लीजिए आपके पास में समतल है और एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ओके, तो ध्यान से देखिए ये रेखा इधर की तरफ या इधर की तरफ कहीं भी बढ़ रही है, ये कभी ना कभी जाकर के इसको क्या कर देगी, प्रतिच्छेद कर देगी। तो ये रेखाएं कैसी हैं, समतल के अंदर ये रेखाएं कैसी होती, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और याद रखिएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, याद रखिएगा। तो अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका उल्टा भी सही है, ठीक है ना। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा बात की जाए कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 0 है तो वो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और याद रखिएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा समतलीय ही होती हैं, क्योंकि अगर दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करना है तो उनको एक समतल में आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दो रेखाओं के यदि प्रतिच्छेद करना है तो एक समतल में उनको आना ही पड़ेगा। तो ये हो गई समतलीय रेखाएं, पहला टाइप हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं। समतलीय रेखाओं का दूसरा जो टाइप है वो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके पास में एक समतल है, कोई प्लेन पेपर है, इसके अंदर दो रेखाएं आपके सामने दी गई हैं, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा फिक्स बनी रहती है, चाहे आप कहीं भी निकाल लो, ये इनके बीच की दूरी फिक्स रहेगी। ये रेखाएं आपको कैसी दिखाई देंगी, पहली रेखा का समीकरण होगा वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b, और दूसरी रेखा का समीकरण आपको दिखाई देगा वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b। मतलब इनका जो दिशात्मक सदिश होगा दोनों का समान होगा, हाँ बस उनके गुणांक अलग अलग होंगे, एक में लैम्डा होगा, एक में म्यू होगा, या एक में 3 होगा, एक में 4 होगा, एक में 4 होगा, एक में 5 होगा। मगर यहाँ पे क्या आता है, आर आता है ना। पूरा समीकरण मैंने लिखा नहीं था, लिख लो। आर बराबर सदिश a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और आर बराबर सदिश a2 प्लस लैम्डा म्यू वेक्टर b2। ये हो गई कौन सी रेखाएं, ये हो गई आपकी समांतर रेखाएं, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी रेखाएं हो चुकी हैं, ये आपके पास समांतर रेखाएं हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप ये समझिए कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो इनके सबके आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, b मतलब दिशात्मक सदिश दोनों का, ये भी b है ये भी d है। वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर b, ओके। और अपॉन में कितना आता है, मॉड b, अपॉन में कितना आता है, मॉड b, यस। ये फॉर्मूला है वेक्टर a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन में मॉड ऑफ b। ये है दो आपकी कैसी समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, असमतलीय रेखाओं की बात की जाए, असमतलीय रेखाएं कैसी होती हैं। आप ऐसे समझिए, देखिए कि मैंने ये जो है एक रेखा मेरे पास ये है, ओके, इसका नाम क्या है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b1, ये रेखा है। और एक रेखा जो है बोर्ड को पीछे से फोड़ करके यहाँ से निकल रही है, ये देखिए यहाँ से आ रही है, हवा से आ रही है, एक रेखा यहाँ से आ रही है। तो मैं उसको बोर्ड में बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड तो क्या है, समतल है। अगर मैं समतल बना लेता, अगर मैं इसको यहीं पर बना लेता तो ये रेखा मेरे पास कैसी हो जाती है, समतली हो जाती ना। तो ये समझिए जैसे ये मेरा पेन है, जैसे मेरा पेन पेनेट्रेट कर रहा, बोर्ड को भेद रहा है, वैसे पेन की दिशा में आगे की तरफ ये रेखा आ रही होगी, ओके। तो ये दो रेखाएं ऐसे जो एक ही तल में नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, असमतलीय। तो फिर भी समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हल्का सा ऐसे दिए देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके कि बोर्ड को पेनेट्रेट करके ये आगे पीछे जा रही है, ठीक है ना। तो इसका नाम मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, इसका नाम मैं ले लेता हूँ वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू लैम्डा वेक्टर b2। ये हो गई असमतलीय रेखाएं, ये क्या हो गई, इनकी असमतलीय रेखाएं। तो दो असमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो असमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो निकाली जाती है। तो दो असमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र d मान लो आप, तो d बराबर, फॉर्मूला याद रख लीजिए, वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मॉड में b1 क्रॉस b2। बस ये फार्मूला आप याद कर लो, वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2। ये है असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र,
ठीक है ना। अगर आपके पास दो असमतलीय रेखाएं दी गई हैं तो इस सूत्र का उपयोग करके आप जो है इन दो असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो अब करते हैं सवाल, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। देखिए कैसे होगा। अच्छा, सवाल करने के पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको और यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए कि अजगर कोई असमतलीय रेखा है, जैसे मान लो ये असमतलीय रेखा का बिंदु था ऊपर आपके पास, ये था। अभी मैंने इसको रेड कलर से चेंज कर दिया है, रेड कलर थोड़ा सा सीधी ना दिख रहा हो तो मैं इसको, और तो कोई कलर मेरे पास है क्या, हाँ है, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्राइटेस्ट कलर ये ले लीजिए, ये शायद दिख जाएगा। हाँ अरे भाई ओके किया नहीं था। हाँ ये देखिए, तो अगर मान लीजिए कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु अगर ये जो हवा में ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, यदि ये नीचे आता गया तो ये थोड़ा और नीचे आ गया, 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 ये थोड़ा और नीचे आ गया। ओके, अब देखिए अब आपके पास ये बिंदु नीचे आ चुका है, बहुत नीचे। अगर ये रेखा के ऊपर आ जाएगा तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है ना। तो मतलब यदि दो असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी अगर 0 हो जाए, जैसे ये एक रेखा ये जा रही थी और एक रेखा यहाँ से आ रही थी, अब देखो ये रेखा अगर ये दूरी इनके बीच की है, ये इनके बीच की दूरी है, कम करते 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 कहाँ ले आओ, अगर नीचे ले आओगे तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और दूरी अगर 0 हो चुकी है इसका मतलब वो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समतलीय हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मतलब ये भी आप कह सकते हो कि अगर आपके पास में मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मान अगर 0 आता है, ठीक है ना, अगर इसका मान क्या है, 0 आता है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, और ये 0 आता है तो आपका ये डिनोमिनेटर जो हर है इसके साथ लपेटे में ये भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या चलेगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मान अगर 0 आता है, इसका मतलब ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं जो होंगी वो समतलीय होंगी। कैसी होंगी, समतलीय होंगी। मतलब समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 0 होती है। समतलीय के साथ साथ इंटरसेक्टिंग है ना, मतलब प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब समतलीय से बेटर होगा कि आप इसको लिखो क्या, प्रतिच्छेदी। मतलब ये रेखा क्या हो गई, प्रतिच्छेद कर गई। और आपको पता है ना कि जो प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं वो किस में होती हैं, हमेशा एक तल में होती हैं। तो भैया जो प्रतिच्छेदी होगी वो समतलीय तो हो ही करेगी ना। बार बार पढ़ो इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये, अभी आप नए नए हो तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है ना। तो क्या होंगी, जो समतलीय जो रेखा प्रतिच्छेदी होंगी तो समतलीय होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं, जो आपने न्यूमेरिकल एग्जाम में क्वेश्चन में इसमें दिया है। देखिए क्या है, कह रहा रेखा जिनके सदिश समीकरण, आपके सामने दो रेखाएं दी गई हैं जिनके सदिश समीकरण आपको दिए गए हैं। ओके, पहली रेखा आपके पास है वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप, वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप। ओके, 2i कैप है, माइनस 5j कैप है, माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ये आपके पास पहला वेक्टर है, वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। और दूसरा आगे भी तो है, प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये आपके पास में सदिश नंबर 1 है। दूसरा देखते हैं सदिश, दूसरा सदिश है वेक्टर आर इक्वल टू 7i कैप माइनस 6j कैप, 7i कैप माइनस 6k कैप है। देखिए अब यहाँ पे आपको दूसरे सदिश में कितना दिया गया है, 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस 2j कैप है प्लस 2k कैप है। ये दिया गया है समीकरण नंबर 2। आपसे बोला गया है इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालो। देखो भाई, इनके बीच की आपको न्यूनतम दूरी निकालने को बोला गया है। तो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि अभी आपको ये नहीं पता है कि ये रेखाएं कैसी हैं, मतलब ये रेखाएं समतलीय हैं, असमतलीय हैं, है ना, ये कुछ पता नहीं है। चलो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये चेक करो कि कहीं रेखाएं समानांतर तो नहीं है। समानांतर होने के लिए इनके दिशात्मक सदिश एक ही होने चाहिए।
तो समानांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ इसका जो दिशात्मक सदिश है पहले वाले का ये है, ओके, पहले वाले का दिशात्मक सदिश ये है और दूसरे वाले का दिशात्मक सदिश ये है ना। तो देखो आपके पास में दो दिशात्मक सदिश दिए गए हैं। अब सबसे पहले इनका आप चेक करो। तो पहले वाले का क्या है, गुणांक 3 है, नीचे 1 है, इसका कितना है 2 है, इधर भी 2 है, इधर पे 6 है, इधर पे 2 है। तो ये 3:1, ये 1:1 और यहाँ से 3:1। मतलब ये रेखाएं आपस में समानांतर नहीं हैं, ठीक है ना। अगर ये समानांतर होती तो ये बहुत आसान काम हो जाता। उस समय आपका कौन सा फॉर्मूला लगता, उस समय आपका फॉर्मूला लगता D = A2 - A1 क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ B। ये फॉर्मूला उस समय लग जाता अगर समांतर होती। समांतर नहीं है, समांतर नहीं है तो क्या क्या हो सकती है, हो सकता है ये असमतलीय हो और हो सकता है ये समतलीय हो सकता है ये असमतलीय हो सकता है ये समतलीय हो। अगर समतलीय हुई तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर समतलीय होती हैं, ये मान लो ये आपके पास तल है और इसमें दो समतलीय रेखाएं हैं, समांतर तो है नहीं, तो समांतर होने के बाद अगर ये ऐसी हैं तो इनके बीच की दूरी अगर एक दूसरे को काट रही है तो कितनी हो जाएगी, इनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी। अदरवाइज इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी आएगी। अब हमको वो दूरी निकालना है, चलिए तो उस दूरी को हम निकालते हैं। उस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उस दूरी का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, वो दूरी निकालनी पड़ेगी। देखिए तो ये जो फॉर्मूला हुआ करता है दूरी निकालने का, सबसे पहले पहचान लीजिए यहाँ पे A1 क्या है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ उस तरफ। तो फॉर्मूला क्या होता है दूरी का, D = A2 - A1 ओके डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये निकलती है दोनों के बीच की दूरी। तो बड़े आराम से निकालना है, बहुत लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे समझो A2 - A1। तो ये देखो ये पहला समीकरण आपको किस रूप का दिख रहा है, पहला समीकरण दिया है वेक्टर R = A1 + लैम्डा वेक्टर B1। मतलब ये क्या है, ये है A1 और ये क्या पूरा का पूरा, ये है B1। ये क्या पूरा का पूरा, ये है A2 और ये क्या पूरा का पूरा, ये आपके पास में है B2। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A2 - A1। तो A2 - A1 मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो आई कैप के साथ कौन चिपका है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया कितना 7 - 2 प्लस जे कैप के साथ कौन चिपका हुआ है, A2 में जे कैप का गुणांक है नहीं है मतलब 0 है और उधर पे कौन है -5। बहुत आराम से खेलना भाई साहब, है ना। एक्स देखो इससे इसको आप माइनस कर रहे हो तो आप चाहो तो अलग से माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी तो प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -5 हो गया, +5 हो जाएगा और प्लस क्या है, फिर देखो फिर इसमें से क्या है -6 के कैप और माइनस का के कैप। तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ -6 के कैप, है ना, दिस माइनस दिस, ऊपर वाला कितना हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास में A2 - A1। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, तो A2 सदिश माइनस A1 सदिश बराबर 7 में से 2 गया कितना हो गया 5 आई कैप और 0 0 प्लस 5 ये हो गया 5 जे कैप और प्लस कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस आएगा, ये 5 जे कैप है भाई, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस का 7 के कैप। एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा मैंने, मेरे को लग रहा है कि 5 5 5 तीनों आना चाहिए तो थोड़ी सी सिमेट्री बन जाती। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप और 7 आई कैप -6 के कैप, बिल्कुल सही है। और ऊपर उधर वाला 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे पास A2 - A1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये B1 है और ये B2 है, तो B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो चलो यहाँ पे मैं B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकाल के मदद कर देता हूँ आपकी। B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट किससे निकलता है, वज्र गुणन जो होता है आपका उससे निकलता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ B1 के गुणांक कौन कौन है, 3 है, 2 है, प्लस 6 है, तो 3 2 प्लस 6 लिख दो, ये लिख दिया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 6 और इसके गुणांक क्या है 1 2 2 है, 1 2 2 लिख दिया है। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1 2 2 देख लो कोई गलती नहीं, हाँ ठीक है कोई गलती नहीं है। चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो आई कैप के बाद देखो 2 × 2 हो गया 4
और माइनस का 6 गुणे 2 कितना हो गया 12, फिर माइनस का जे कैप आएगा 3 का किसके साथ 2 के साथ, 3 दूने 6 हो गया और 1 6 जा कितना हो गया 6 हो गया, मतलब इसका खेल ही खत्म हो गया है। लास्ट में आएगा प्लस का के कैप। ओके देखो चिन्ह का याद रखना, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है और तीसरा फिर से क्या होता है प्लस होता है, तो ऐसे रूल चलता है। तो 4 माइनस 12 6 माइनस 6 और प्लस का के कैप वो 3 दूने 6 और माइनस का कितना 2 एकम 2, तो कितना आ गया अपने पास में 4 में से 12 मतलब माइनस का 8 आई कैप, 6 से 6 मतलब कि माइनस का 0 जे कैप और 6 माइनस 2 मतलब प्लस का 4 के कैप। ये लो भाई साहब आ गए तीनों हमारे पास, B1 क्रॉस B2 आ चुका है। अब हमें निकालना है D, तो D की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो D इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 जो है अपने पास में, ये कितना, ये पुट करना आपको ना, ये पुट करना है। तो 5i कैप प्लस 5j कैप और माइनस का 7k कैप। ठीक है, ये आपने क्या पुट कर दिया है, पहला वाला पार्ट आपने पुट कर दिया है A2 माइनस A1 और दूसरा वाला जो पार्ट है आपके पास में B1 क्रॉस B2, डॉट लगाने के बाद B1 क्रॉस B2 कितना आया है 8i कैप, माइनस का है, हाँ माइनस का 8i कैप है और माइनस का 0j कैप है, बहुत बढ़िया, और फिर कितना है प्लस का है 4k कैप। ओके, और डिवाइड में कितना आएगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, B1 क्रॉस B2 यही आया ना, ये क्या चल रहा है अपना, ये है B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना निकलता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, हालांकि -8 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और फिर कितने का हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो D इज इक्वल टू सॉल्व कर लो, 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ -8 के साथ, तो हो गया माइनस का 40, फिर 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो प्लस का 0 हो गया है, फिर -7 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा तो कितना हो गया माइनस का 28 अपॉन में अंडर रूट, देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर है मतलब कि ये 64 हो गया है और 4 का स्क्वायर कितना हो चुका है 16। बस इसको सॉल्व कर दो, कुछ होने वाला है नहीं, आंसर आ जाएगा आपका D इज इक्वल टू 40 और 28 मतलब कि कितना हो जाएगा यार, 68 हो जाएगा, है ना। 40 और 28, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब कितना हो गया ऊपर आपके पास हो गया 68, ये है -40 ये है -28। ठीक है ना, तो ऊपर कितना हो गया मॉड लगा करके माइनस का 68 अपॉन 6 और 4 10 और 6 और 1 7 और 1 8 मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट का 80। तो मॉड हटा दीजिए तो कितना आ गया 68 बाई अंडर रूट 80, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए वैसे मैंने पूरी सावधानी बरती है, फिर भी यदि कहीं प्लस माइनस में आप लोग को लग रहा है कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, बड़े क्वेश्चन में त्रुटि हो जाती है ना। तो अभी तो मैंने अपनी तरफ से इतना सोल्यूशन आपको दे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास का पहला हाफ था, थोड़ी देर में हम फिर अगली क्लास का नेक्स्ट हाफ इसका लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।